हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज पता है, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे पहले उसका बेसिक कवर करेंगे, क्या होती है सीक्वेंस, क्या होती है प्रोग्रेशन, क्या होता है सीरीज, इसी के बारे में जानेंगे और ढेर सारे सवाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है मैथ में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, टफ नहीं है। बस आप लोगों के लिए ये चैप्टर नया है, बहुत ही आसान है। कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा और बाकी आसान ही चैप्टर है। तो चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानेंगे कि क्या होती है प्रोग्रेशन। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि आखिर सीक्वेंस क्या होती है। बात करेंगे सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर विच फॉलो अ पार्टिकुलर पैटर्न। मतलब बच्चा, हम सीक्वेंस उसको बोल सकते हैं जो नंबर कोई अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं एक डिफिनिट ऑर्डर में, जो पार्टिकुलर या तो रूल को फॉलो कर रहे हैं या बोले कि पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक सीक्वेंस लिखी हुई है डिफिनिट ऑर्डर में, उसी मतलब एक नंबर की सीरीज लिखी, सॉरी मतलब एक अरेंजमेंट लिखा हुआ है नंबर का एक डिफिनिट ऑर्डर में, जो कि कुछ रूल को फॉलो कर रहा है या हम बोल सकते हैं कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 और 17, उसके बाद चलता जा रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है प्राइम नंबर का। जैसे हमने बोला कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस, तो हम प्राइम नंबर सीक्वेंस से बताएंगे 2 3 5 7। तो ये एक सीक्वेंस बन गया कि एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे हमने बोला 4 2 4 6 8 10 12 और ये चलता जा रहा है, तो ये जो है एक सीक्वेंस बन गया इवन नंबर का। हमने बोला कि इवन नंबर का सीक्वेंस लिखो, तो ये इवन नंबर का सीक्वेंस हो गया। फिर एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, जो नंबर है हमारे वो चलते जा रहे हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस हो जाएगा कि एक पार्टिकुलर ऑर्डर को या रूल को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं कि टर्म क्या होता है। तो जो इसमें लिखा है द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। मतलब जो प्रत्येक नंबर इस सीक्वेंस में अकर हो रहा है या इस सीक्वेंस में आ रहा है, इसको हम टर्म बोलेंगे। जैसे ये मैंने एक सीक्वेंस ली, इसका जो एक ये नंबर लिया हमने, इसको क्या बोल दिया, इसको हमने टर्म बोल दिया। ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, मतलब हर एक नंबर इस सीक्वेंस में टर्म है। हर एक नंबर को हम टर्म बोलेंगे या टर्म के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होती है। तो प्रोग्रेशन की डिफिनीशन लिखी हुई है, अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज डिफाइंड। बोला गया है ऐसी सीक्वेंस जिसका nth टर्म डिफाइन हो। nth टर्म डिफाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसका हमें आगे जो संख्या आने वाली है वो हमें पता हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, नेक्स्ट आने वाली नंबर जो है वो हमें पहले से पता हो, तो उसको हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमको आगे डिजिट पता है 9 आएगी, या हमने अचानक से पूछ लिया कि इसका 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, तो हमें पता है कि यहाँ पे 10 आ जाएगी। अब जैसे इस वाले एग्जांपल में 2 4 6 8 10 12, अब हमने पूछा कि इसकी तुम 7th टर्म बता दो, तो 7 इंटू 2 14, मतलब यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की सीरीज सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में हम जो नेक्स्ट आने वाला टर्म है उसको नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे 17 है, तो इसके आगे वाला टर्म तो 19 बोला, हमने डिफाइन कर दिया, खास करके तो हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर हम अभी पूछ ले इसका 100th टर्म कौन सा होगा या 100वां टर्म कौन सा होगा, तो आप लोग इस वाले एग्जाम्पल में इसका 100 नंबर वाला टर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन दोनों में बता देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों में एक फिक्स्ड, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट निकल के आ रहा है। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को जब हम
डिफरेंस देखेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है, इसमें भी कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है क्योंकि दो दो सब में ऐड होता जा रहा है। लेकिन इस टर्म में कोई कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे एक ऐड हुआ, यहाँ दो ऐड हुए, यहाँ दो ऐड हुए, फिर यहाँ अचानक से 4 ऐड हो गए, फिर यहाँ 2 ऐड हुए, मतलब इनमें जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये इसको हम प्रोग्रेशन, पहले वाले एग्जांपल को नहीं बोल सकते हैं। और इसको हम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, इसको भी प्रोग्रेशन बोल सकते हैं सीक्वेंस के साथ साथ। यही इतना डिफरेंस है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में, कि प्रोग्रेशन में जो है वो nth टर्म डिफाइन होता है, या हम बोल सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा, मतलब कांस्टेंट नंबर वो होगा जो उनका डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं सीरीज की, कि आखिर सीरीज क्या होती है। तो सीरीज की डिफिनीशन लिखी हुई है, व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ a progression are connected by plus or minus sign then it is called series। मतलब इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है, कोई भी प्रोग्रेशन लिखी हुई है जब उसको हम प्लस या माइनस साइन से, ऐड या सब्ट्रैक्ट के साइन से लिख देते हैं तब वो एक सीरीज बन जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मतलब बस हमने क्या किया, इसको बस ऐड या सब्ट्रैक्ट इसमें लगा दिया तो ये एक सीरीज बन जाएगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। एक डिफिनिट ऑर्डर में किसी नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। प्रोग्रेशन जिसका nth टर्म डिफाइन हो, या बोल सके हम जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट निकल के आ रहा है उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। और सीरीज जिसमें सभी टर्म को प्रोग्रेशन के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाएगी। अब एक यहाँ पे एक नोट डाल के लिखा हुआ है पॉइंट की, आल प्रोग्रेशंस आर द सीक्वेंस बट वी कैन नॉट से ऑल द सीक्वेंस आर प्रोग्रेशंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्रोग्रेशंस हैं वो सीक्वेंस हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल से बताया है, जो ये पहला वाला एग्जांपल वो सीक्वेंस तो है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। जो पहला वाला एग्जांपल है ये एक सीक्वेंस है बट प्रोग्रेशन नहीं है, और जो दूसरा वाला एग्जांपल है ये प्रोग्रेशन भी है। ये सीक्वेंस के साथ साथ प्रोग्रेशन भी है, और जो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है ये भी सीक्वेंस के साथ साथ प्रोग्रेशन भी है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन पे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि जो ये प्रोग्रेशन है ये कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि अभी ये क्लास 10th में नया चैप्टर है जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। तो प्रोग्रेशन 4 टाइप की होती है। तो पहले नंबर पे आती है एपी जिसका नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे नंबर पे हमारी आती है जीपी जिसका नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरे नंबर पे जो प्रोग्रेशन आती है उसको बोलते हैं एचपी जिसका नाम होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और चौथे नंबर पे जो प्रोग्रेशन आती है उसका नाम है अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एजीपी बोलते हैं। जो लास्ट वाली प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक को मिलाकर बनाई गई अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो इसको पहले लिखवा देते हैं कि कितने टाइप की प्रोग्रेशन होती है। लेकिन उसके पहले आप लोग ये बता दें कि ये जो आज अभी मैंने बताया ये आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं। देन उसके बाद हम आपको टाइप ऑफ प्रोग्रेशन बताते हैं और लिखवाते हैं। बता तो मैंने दिया ही है, बस लिखवाने को बचा है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोग्रेशन की। आप लोगों को हमने टाइप ऑफ प्रोग्रेशन बता दिया, आप बस लिख देते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, तो पहले नंबर पे आती है हमारी अरिथमेटिक।
पहले नंबर पे आती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियो प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो आती है वो होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे आती है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एजीपी बोलते हैं। ये 4 टाइप की प्रोग्रेशन होती हैं और क्लास 10th में हम लोग डील करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। इसको हम लोग क्लास 10th में, मतलब जो कि अभी डील करेंगे। और जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसको हम लोग क्लास 11th में डील करेंगे। तो अब उसके पहले हम कुछ सीक्वेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं एक तो, उसके बाद हम आएंगे इस जो हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी डिफिनीशन पे कि क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन, और वहाँ से हमारा चैप्टर कंटिन्यू होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले सीक्वेंस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, sequence is plus 3, find its first four terms। क्वेश्चन दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज an इज इक्वल टू 2n प्लस 3, फाइंड इट्स फर्स्ट फोर टर्म। मतलब हमें जो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, जो जनरल फार्मूला, वो 2n प्लस 3 दिया गया है और हमको इसकी 4 टर्म बतानी है। तो 4 टर्म बताने के लिए हमारी जो पहली टर्म होती है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब हमें 4 टर्म बतानी है। तो सबसे पहले n की जगह हम 1 पुट करेंगे और हमारी जो है वो फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी। फिर n की जगह हम 2 पुट करेंगे, हमारी सेकंड टर्म निकल के आ जाएगी। n की जगह 3 पुट करेंगे, हमारी थर्ड टर्म निकल के आ जाएगी। तो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन, तो जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है nth टर्म का वो है 2n प्लस 3, हमको निकालनी है फर्स्ट फोर टर्म। उसने बोल दिया है कि हमें फर्स्ट फोर टर्म चाहिए। तो जो पहली टर्म होगी, जब हम n की पुट n इज इक्वल टू 1 पुट n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो जो इसका फर्स्ट टर्म निकल के आएगा यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 5 निकल के आ चुका है। अब इसी प्रकार से हम इसका सेकंड टर्म निकालेंगे। बस एक n की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 डेट इज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। पहले हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4। n की वैल्यू एक पुट की तो हमें आंसर 5 मिला, 2 पुट की 7 मिला, 3 पुट की तो 9 मिला, और जब एक की वैल्यू 4 पुट की तो हमें आंसर 11 मिला। मतलब सीक्वेंस जो निकल के आ चुका है हमारे सामने, इसकी 4 टर्म निकल के आ चुकी है और जो सीक्वेंस बनेगा वो बन रहा है 5 7 9
11। अगर आगे टर्म हम डालेंगे तो ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस n की वैल्यू पुट करो 1 2 3 जो कुछ पूछ रहा है, बस सवाल सॉल्व, बहुत ही आसान है। अब तो बच्चों सीक्वेंस का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज sequence is 3n minus 7 find its 20th। क्वेश्चन दिया है कि जो nth टर्म है सीक्वेंस का वो 3n माइनस 7 की फॉर्म का है और हमें पता करना है इसका 20वां टर्म हमें पता करना है। तो 20वां टर्म पता करने के लिए अभी जैसे मैंने क्वेश्चन किया उसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म निकाले थे, तो n की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली और 4 पुट की, तो हमने उसके 4 टर्म निकाल लिए। लेकिन हमें यहाँ उसका 20वां टर्म चाहिए, तो मतलब सीधे सीधे n की वैल्यू 20 पुट करनी है और आंसर लिख के दे देना है। तो इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही आसान है, बस n की वैल्यू 20 डाल देंगे। तो इसका जो 20th टर्म होगा वो हम 3 इंटू एन की जगह हम 20 पुट कर देंगे, माइनस 7 कर देंगे, तो मतलब 60 माइनस 7 डेट इज 53। 53 इसका आंसर निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल राइट है। अब जो हमारा मेन चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस और सीरीज, अब इसी की बात करेंगे कि सॉरी जो हमारा अब चैप्टर आया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम उसकी डिफिनीशन की बात करेंगे और यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी बेसिक चल रहा था, सीरीज सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बारे में। अब हेडिंग पड़ेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी डिफिनीशन, और यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत होती है। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे कि क्या आखिर होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डिफिनीशन है प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट नंबर। मतलब आइए पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। प्रोग्रेशन इन विच a progression in which each term differ from its preceding term by a constant number is called AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट नंबर।
आइए इसको सीधी और देसी सी भाषा में समझते हैं। इतनी इंग्लिश हमको भी नहीं समझ में आती है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया इवन नंबर का, सीरीज हमने सीक्वेंस लिख ली, चलती जा रही। अब बोला गया ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस आ रहा है, प्रत्येक टर्म का एक कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है। डिफरेंस निकल के आ रहा है, जैसे प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पिछली टर्म से, मतलब 4 माइनस इसकी पिछली टर्म हुई 2, तो इनका जो दो निकल के आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट नंबर 2 निकल के आ रहा है, ये कांस्टेंट निकल के आएगा तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, वरना नहीं होगी। जैसे 6 में से 4 जाएगा, 6 माइनस 4, यहाँ भी 2 आ रहा है। 8 माइनस 6, यहाँ भी 2 आ रहा है। 10 माइनस 8, 2 आ रहा है। मतलब हर एक टर्म का, उसकी प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, जैसे प्रत्येक टर्म का जो हम डिफरेंस निकालेंगे उसकी पिछली वाली टर्म के साथ, अगर वो जो डिफरेंस निकल के आ रहा है जो वो कांस्टेंट हुआ तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला, इसकी पिछली टर्म 2 हुई तो डिफरेंस निकाला 2 आया, यहाँ से इसका डिफरेंस निकाला, यहाँ पर भी 2 आया, 8 से 6 का डिफरेंस निकाला, यहाँ पर भी। मतलब आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें 2 2 2 सब में मतलब कॉमन डिफरेंस 2 निकल के आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एक 5, 5, 5, 5, ये चलता ही जा रहा है, तो ये एक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। देखो 5 माइनस 5 मतलब 0, हर जगह 0 ऐड हो रहा है, मतलब ये 0 एक कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है। अगर कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये एक एपी है, और जो ये है ये भी एक एपी है, ये दोनों एपी हैं। अब जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया जैसे -4 -2 0 2 4 6 चलता जा रहा है, तो ये एक एपी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ऐसा आप लोग नहीं करना कि इससे इसको माइनस कर दो तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपको -4 से -2 कर रहे तो गलत हो जाएगा। हमेशा आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म का डिफरेंस निकालेंगे और वो देखेंगे कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर कांस्टेंट निकल के नहीं आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे -2 माइनस और -4 एक इसके पास है, तो -2 + 4 मतलब कि +2, इन दोनों का डिफरेंस +2, यहाँ भी +2 आ रहा है, यहाँ भी +2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी +2। इसका मतलब कि ये जो नंबर निकल के आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है। अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि वो एपी है या नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया, एग्जांपल हम 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 15 17 चलता गया। ये एक प्रोग्रेशन है या नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम चेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 2 का नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पर 2, मतलब कि हम बोल सकते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इस 4 ने खेल बिगाड़ दिया। यहाँ तक तो सब कांस्टेंट थे, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर नहीं निकल के आया, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा।
क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए ये कांस्टेंट जो डिफरेंस निकल के आ रहा है कांस्टेंट नंबर ही होना चाहिए। अगर कहीं पर भी कांस्टेंट नंबर नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक हमने देखा 2 2 2 2 आ रहा है और यहाँ पे बस इतना चेक किया और बोल दिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, हमें कोई भी डिजिट यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस परिभाषा या इस डिफिनेशन का मतलब सीधा सा यही है जो कि मैंने आपको देसी सी भाषा में बता दिया है। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है एपी को हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसको फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, जैसे उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे -4 है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए से। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, इसको ए से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है, इसको ए से डिनोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब जो एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, या जो ये जो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं कि कांस्टेंट निकल के आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गई, फर्स्ट टर्म समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसकी जनरल टर्म पे, या इसको दूसरे नाम से हम बोलते हैं nth टर्म, जो कि सीक्वेंस में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि nth टर्म के 2 क्वेश्चन भी किए। अब बात करते हैं, उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी जितना पढ़ाया है कांस्टेंट निकल के आ रहा है इनका डिफरेंस, या प्रीसीडिंग टर्म, फर्स्ट टर्म से जब प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे उनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नंबर निकल के आ रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जर्नल टर्म या nth टर्म क्या होता है। एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो एक कांस्टेंट नंबर के निकल कर आ रहा है। उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी सच दैट, क्वेश्चन है फाइंड हमें फाइंड करना है ए एंड बी सच दैट द नंबर है ए कॉमा 9 कॉमा बी कॉमा 25 फॉर्म्स ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ए एंड बी सच दैट द नंबर ए कॉमा 9 कॉमा बी कॉमा 25 फॉर्म एन एपी। हमें फाइंड करना है ए और बी, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये एक एपी में या एपी बना रहे, या आप बोल सकते हैं एपी में है। अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अभी बात बताई थी, जो डिफरेंस निकल के आता है, कॉमन डिफरेंस डी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांस्टेंट नंबर निकल के आता है। जैसे हमको यहाँ पे ए और बी फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब जो इनका डिफरेंस निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। 9 माइनस ए जो निकल के कुछ भी निकल के आएगा, और जो b माइनस 9 करेंगे, b माइनस 9 या 25 माइनस बी करेंगे, ये जो तीनों
करेंगे ना इसको, तो ये कांस्टेंट नंबर मतलब सभी सेम आएंगे, तो इन सबको हम इज इक्वल टू में पुट कर सकते हैं क्योंकि ये ए पी बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं सॉरी 6 नहीं है, ये बी है, बी माइनस 9 और ये बराबर हो जाएगा 25 माइनस बी के। इसके बराबर लिख सकते हैं कि एपी में जो प्रोसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस निकल के आता है वो एक कांस्टेंट नंबर निकल के आता है। अगर एपी है तो ये हम लगा सकते हैं। अब जहां से हम लोग सॉल्व करते हैं 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9, ए को हम उधर ले जाते हैं 9 को इधर, तो 9 और 9 प्लस 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 18 निकल के। और यहाँ से हम लोग निकालते हैं b माइनस 9 जो कि बराबर है 25 माइनस बी के, माइनस का b इधर आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, और माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, मतलब 2b इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 34, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 17, b की वैल्यू जो है वो 17 निकल के आ गई है। अब ये जो b की वैल्यू निकल के आई है इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से निकल के a प्लस 17 इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 1। यहाँ से a और b की वैल्यू निकल गई, बहुत ही आसान सवाल था। बस हमें थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे पहले से बोल रखा है कि ये एपी बना रहे हैं, मतलब इन सबका डिफरेंस जो निकल के आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा, मतलब कांस्टेंट है तो इन सबको हम बराबर पुट कर सकते हैं। तो अगर बराबर पुट किया और उसके बाद सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आगे आते हैं हम लोग जनरल टर्म, या जिसको एक दूसरे नाम से बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हेडिंग डालते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी, तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पूछ लें कि किसी जो फर्स्ट टर्म है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने पूछा कि फर्स्ट टर्म को एपी में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उसको T1 इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। हमने बोला सेकेंड टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 को, तो a प्लस डी, यहाँ पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो पहले आगे वाले टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो निकल के आता है वो d निकल के आता है, उसी को हमने ऐड कर दिया। अब ऐसे ही हमने पूछा कि हमें थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड टर्म हमने a प्लस 2d कर दिया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। ऐसे ही हमने पूछा कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, तो a प्लस 3d कर दिया। अगर ये d नहीं समझ में आ रहा है तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्योंकि अभी हम वेरिएबल के साथ, यहाँ पे सारे वेरिएबल हैं उनके साथ खेल रहे हैं तो थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट। लेकिन अब हम एक नंबर से, जैसे हमने एपी में कहा इसको फर्स्ट टर्म कौन सा है, मैंने पूछा T1 क्या है, तो आपने लिख दिया 2, क्योंकि अब 2 को हम जो फर्स्ट टर्म उसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने पूछा T2 क्या है, आपने लिख दिया कि यहाँ पे T2 4 है। 4 आया कैसे, 4 को क्या हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे इन सबका देखो जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आ रहा है, 2 ही निकल के आ रहा है, सबका डिफरेंस 2 निकल के आ रहा है। तो ये वाला जो डिफरेंस होता है इसको हम डी बोलते हैं। तो हम इसी को लिख सकते हैं
इसी को हमने 2 प्लस डी लिख दिया या इसी को a प्लस डी लिख दिया। हमने बोला कि T3 बताओ कि तीसरी टर्म आपने गिनी 1 2 3, तीसरी टर्म 6 निकल के आई। अगर हम 6 को लिखना चाहें तो a प्लस 2d लिख सकते हैं। क्यों 2d लिख सकते हैं? क्योंकि देखो अगर हमें 6th टर्म लानी है तो देखो पहले लिखेंगे a का मतलब होता है 2 प्लस लगाएंगे। 6th टर्म लाने के लिए हमें 2 बार 2 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 इज इक्वल टू 6। देखो 6 फिर से आ गया। मतलब अगर हमें थर्ड टर्म लिखनी होती तो हम यहाँ पर 2d का यूज करते हैं, मतलब एक d उससे कम लेते हैं। अब ऐसे में फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है 8, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। अब इसको देखो हमको चेक करना है कि कैसे, तो a की वैल्यू 2 है प्लस 3 इंटू 2, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। देखो 8 निकल के आ रही, मतलब जो हमें टर्म चाहिए बस d के साथ उसमें जो एक कम कर देना है। मतलब हमें 7th टर्म चाहिए तो a प्लस 6d कर देंगे। तो ऐसे टर्म ये जो यहाँ पे ये जो निकल के आ रहा है इसको वेरिएबल के फॉर्म में, और जो हमने ये यहाँ पे लिखा है ये कांस्टेंट नंबर हमने लिख दिया है। अब आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा, अब ये भी आसान लगने लगा होगा। बस कुछ नहीं, हम दूसरा टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी कर देंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे तो a प्लस 2d कर देंगे, अगर फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d कर देंगे। तो बस जो जनरल फॉर्मूला है इसका वही है। जैसे अब अगर हम इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन को एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरिएबल के टर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, मतलब ये चलती जाएगी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे a आया, फिर a प्लस डी आया, फिर a प्लस 2d आया, फिर a प्लस 3d आया, और आगे जो टर्म आएगी a प्लस 4d, ये चलता ही जाएगा। तो हम किसी भी प्रोग्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो वेरिएबल वाला फॉर्म है ये एक प्रोग्रेशन कांस्टेंट लिखी हुई थी। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला अगर यहाँ से हम बनाना चाहें, जनरल फॉर्मूला मतलब nth टर्म हमको, अब इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म है जो अभी डिफाइन नहीं, लेकिन उस टर्म को निकालना है। डिफाइन जैसे nth टर्म यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे हमें 20th टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं nth टर्म, जिसकी मदद से हम कोई भी टर्म आसानी से निकाल लेंगे। nth टर्म का जैसे फॉर्मूला निकालने के लिए, जैसे हमें 6th टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालते थे, a प्लस 5d, तो हर बार एक कम कर देते थे ना, तो a प्लस जो हमें टर्म निकालना है वो n, उससे एक माइनस करके d, यही जो फार्मूला आ रहा है यही हमारा nth टर्म का फार्मूला या जनरल फार्मूला, इसी को हम बोलते हैं। बस यहाँ पे n-1d हो जाता है, यही जनरल फार्मूला है। इससे किसी भी, इस फार्मूले से किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। जैसे इस सीक्वेंस में हमको जैसे 6th टर्म निकालनी है। अब यहाँ से हमको पता है 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म 12 निकल के आएगी। अब जरा हम यहाँ से इसकी 6th टर्म निकालते हैं। a6 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10, 12 निकल के आ गई। मतलब ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। यही nth टर्म का फार्मूला होता है, या इसी को हम लोग जनरल टर्म के नाम से जानते हैं, और इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना है। Tn इज इक्वल टू, Tn को कभी कभी हम An भी लिख देते हैं, Tn और An बात एक ही है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d करना है, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, और अब यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन, आप जैसे यहाँ पे हमने पूछ लिया कि 50वां टर्म बताओ क्या होगा, तो 50वां टर्म निकालने के लिए a प्लस n-1 होता है, तो मतलब हम कर सकते हैं 50-1 और यहाँ पे d, तो निकल के a प्लस 49d। तो ये इसका 5वां टर्म निकल के आ चुका है।
तो आज यहीं तक रखते हैं। कल जनरल फार्मूला पे हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद जो जो टॉपिक आते जाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से। और ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है पूरा एकदम धांसू लेवल से फिनिश करेंगे चैप्टर को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पूरा जितना मैंने एक्सप्लेन किया है अगर समझ में आ गया है तो एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी फॉरवर्ड करें जिन्हें पढ़ने की ज़रूरत है या अभी वो क्लास 10th में है, उन लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करें। और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चैप्टर नया है, टफ नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ आती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे टाइम निकलता आगे जाएगा। आप पढ़ते रहें, मेहनत लगातार करते रहें और एट द एंड आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं कल एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।